Hello, good afternoon. Good afternoon. So here we are today talking about the seminar and session of orthopedics in thalassemia. उससे पहले मैं डॉक्टर वत्सल को वेलकम करती हूँ on our live sessions. And the little intro, Dr. Vatsal is an MS orthopedics. He is cleared his MS from Bhavnagar and MBBS also from Bhavnagar. Currently he is working in a private hospital as a consultant in orthopedics. और मैं डॉक्टर वत्सल को कैसे जानती हूँ? वो मेरा भाई है. तो सर आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि ये थैलेसीमिया में जो बोन चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं और वो क्यों होते हैं? थैलेसीमिया बेसिकली थैलेसीमिया में ये समझने की जरूरत है कि थैलेसीमिया होता क्या है. थैलेसीमिया में होता क्या है कि हीमोग्लोबिन जो हमारे खून में जो ऑक्सीजन कैरी करता है उसमें डिफेक्ट आ जाता है. इस कारण से जब भी वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता है तब वो कॉम्प्लिकेशन शुरू कर देना चाहता है. बराबर. जब भी ये चीज होती है तो एक बेसिक नॉलेज सबको पता है कि हड्डियों में से हीमोग्लोबिन बनता है और जब भी ये डिफेक्ट हीमोग्लोबिन में होता है वो अगर ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता है तो सारा वर्कलोड वो हड्डियों में डालता है. तो सारा वर्कलोड जो हड्डियों में बढ़ जाता है इस वजह से हड्डियां फूलना शुरू हो जाती है. तो जब भी आप देखोगे तो थैलेसीमिया वाले पेशेंट में जिस थैलेसीमिया वाले पेशेंट होंगे उनमें ये मोंगोलॉइड फेस करके चीज होगी. मोंगोलॉइड फेस मतलब सारे सर के मुंह के सारी हड्डियां फूलना, रीढ़ की हड्डी फूल जाना. इस कारण से होता क्या है कि रीढ़ की हड्डी के पीछे नस होती है. वो जो नस होती है वो उस हड्डियों के फूलने के कारण वहां पे दबती है तो ये तकलीफ होना शुरू हो जाती है. दूसरी चीज जो होती है कि उनमें हड्डियां कमजोर होना शुरू हो जाती है. हड्डियां कमजोर होती है तो वो बहुत इजीली प्रोन टू फ्रैक्चर्स होता है. इजीली प्रोन टू फ्रैक्चर्स रहेंगे तो उनमें स्पाइनल कर्वेचर्स होना, स्पाइनल फ्रैक्चर्स होना, हड्डियां जल्दी से टूट जाना, हड्डियां कमजोर रहना, पतली हड्डियां रहना, ये सब चीजें थैलेसेमिक पेशेंट में देखना पाया जाता है. सर हम हमेशा बोलते हैं कि डेक्सा स्कैन कराना चाहिए, बोन मिनरल डेंसिटी देखना चाहिए. तो सर ये बोन मिनरल डेंसिटी एक्चुअली क्या होता है? हड्डियां बनती है कैल्शियम, फास्फोरस और नॉन कोलेजनस जो प्रोटीन होता है उनसे. अब ये हड्डियां बनाने में 3 लोगों की बहुत मेहनत लगती है. पहला ऑस्टियोब्लास्ट जो हड्डियां बनाती है, ऑस्टियोक्लास्ट जो हड्डियां एक तरह से तोड़ती है. तो उन दोनों का जब इक्विलिब्रियम होता है तब हड्डियां नॉर्मल रहती है. तो हम ऐसा सोचते हैं कि एक बार हड्डी बन गई अपने शरीर में तो ऐसा नहीं होता कि वो हड्डियां जब जन्म से वही हड्डियां रहेगी. वो कंटिन्यूस प्रोसेस पे बनती जाती है, टूटती जाती है, बनती जाती है, टूटती जाती है. इस हिसाब से उसको इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है. लेकिन जब ये जब चीजें जब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो, अपने हिसाब से अपनी एज के हिसाब से सब नॉर्मल चल रहा हो तो बोन मिनरल डेंसिटी नाम के शब्द का मतलब यूज किया जाता है. मतलब अपनी एज के हिसाब से अगर बोन मिनरल डेंसिटी हमारे मतलब वो कैल्शियम, फास्फोरस, नॉन कोलेजनस प्रोटीन सब कुछ सही हो तो बंदे को बोला जाता है कि इसकी बोन मिनरल डेंसिटी नॉर्मल होती है. बराबर. लेकिन अगर वो डिविएट होना शुरू हो जाए वाला या कि कमजोर होना शुरू हो जाए और वो अपनी एज की एवरेज के हिसाब से अगर बहुत कम हो तो उसको लो बोन मिनरल डेंसिटी बोल सकते हैं. और उसको अगर जो देखना हो, उसको अगर चेक करना हो तो वो डेक्सा स्कैन से हो पाता है. डेक्सा स्कैन बेसिकली क्या होता है कि डेक्सा स्कैन मल्टीपल लो फ्रीक्वेंसी एक्सरेज ही बोल जाते हैं जो मल्टीपल लेवल पे करते हैं. वो जब भी वो मल्टीपल लेवल पे एक्सरेज और मल्टीपल लेवल पे होता है तो वो बोन का स्ट्रक्चर, उसमें कितना कैल्शियम है, उसका माइक्रो आर्किटेक्चर कैसा है, उसका फास्फोरस कितना है, वो सब जाना जाता है. अगर ये नॉर्मल हुआ अपनी एज के हिसाब से, उस एज के हिसाब से अगर वो नॉर्मल रहा तो सही, चलो सब सही है. लेकिन अगर वो बहुत डिविएट हो गया उस नॉर्मल एवरेज की अलग से तो फिर उसको ऑस्टियोपेनिया कम या फिर ऑस्टियोपोरोसिस मतलब बहुत ज्यादा वीक हड्डियां, उसको ऐसा बोला जाता है. सर आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से थैलेसीमिया में ऑस्टियोपोरोसिस होने का चांसेस बहुत ज्यादा है या कैसे होता है? उसमें क्या होता है, पहली ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, वो नॉर्मल डिसरप्शन, नॉर्मल जो माइक्रो आर्किटेक्चर होता है कैल्शियम, फास्फोरस और कोलेजनस, उसमें डिसरप्शन हो जाता है. मतलब ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी कम होती है, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी ज्यादा होना शुरू हो जाती है. तो जो नॉर्मल बोन मिनरल डेंसिटी अपनी एज के हिसाब से होता है वो एकदम कम रहता है और वो ऑस्टियोपोरोसिस की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है. जनरली होता क्या है थैलेसेमिक पेशेंट में, अगर कोई भी बोन बनना, बोन बिगड़ना सब कुछ कंट्रोल होता है पैराथायराइड हार्मोन से, कैल्सिटोनिन से, थायराइड हार्मोन से, डायबिटीज मेलाइटस है या नहीं उस हिसाब से,
ये सब चीजें थैलेसेमिक पेशेंट में बहुत कम हो जाती है। थायराइड एब्नॉर्मलिटी हो जाती है, पैराथायराइड एब्नॉर्मलिटी हो जाती है, डायबिटीज के चांसेस हो जाते हैं, आयन आयन जो बहुत बार खून चढ़ाने से एक जो इकट्ठा होता है हड्डियों में, उसमें ये सारी चीजों से ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी मतलब हड्डियां बनना कम हो जाता है। हड्डियां बनना जो नॉर्मल प्रोसेस है वो कम हो जाता है। ऑस्टियोक्लास्टिक जो हड्डियां तोड़ना है वो चालू ही रहता है, ये बंद रहता है। तो ये दोनों में इक्विलिब्रियम बैलेंस नहीं होता और वो हड्डियां कमजोर होना शुरू हो जाती है। इसलिए थैलेसेमिक पेशेंट में ये ज्यादा पाया जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। सर आपने बताया कि आयन जब ओवरलोड होना स्टार्ट हो जाता है उस वक्त सर कभी कभी विटामिन डेफिशिएंसी प्लस आयरन लोड में भी ये ऑस्टियोपोरोटिक एक्टिविटी ज्यादा बढ़ जाती है बोन्स की। देखो विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन डी मतलब विटामिन डी जो हम लोग सनराइज से जो हम लोग सनसेट के वक्त जो हम लोग विटामिन डी है ना, कैल्शियम को हड्डियों में पहुंचाने का काम करती है। उससे कैल्शियम इकट्ठा होता है हड्डियों में। अगर विटामिन डी कम हुआ या फिर विटामिन सी कम हुआ तो इतना कैल्शियम हड्डियों में आ नहीं पाता, और एक बार वो अगर नहीं आ पाएगा तो वो हड्डियां कमजोर होना शुरू हो जाती है। वैसे ही आयन मल्टीपल टाइम हम लोग ब्लड चढ़ाते हैं। अगर मल्टीपल टाइम अगर जो ब्लड चढ़ाया हमने तो उसमें उन बच्चों में या उन पेशेंट्स में आयन की मात्रा बहुत बढ़ जाएगी। आयन क्या होता है कि वो हड्डियों में जुड़ जाता है, हड्डियों में बस जाता है और उसमें वो कैल्शियम के साथ मिल जाता है, तो वो और आगे कैल्शियम नहीं इकट्ठा कर पाता। तो लोकल लेवल पे फोकल एरियाज में वो ऑस्टियोमलेशिया मतलब वो वहां पे वीकनिंग हड्डियों के शुरू कर देता है। ऐसे मल्टीपल फोकल एरिया हो गए तो पूरा हड्डी मतलब एकदम कमजोर हो जाएगी। इस वजह से आयन की मात्रा कंट्रोल में लाना बहुत जरूरी है थैलेसेमिक पेशेंट में। ओके सर बहुत बार पेरेंट्स जब हम काउंसलिंग सेशंस करते हैं हर विजिट पे तो उनके क्वेश्चंस होते हैं कि क्या मैं अपने बच्चों को बाहर क्रिकेट खेलने भेज सकता हूँ, या जो थैलेसेमिक बच्चे नहीं हैं अगर उनके साथ अगर वो खेले तो या फिजिकल एक्टिविटी अलाउ कर सकते हैं थैलेसेमिक चाइल्ड में। देखिए अभी यही चीज बहुत अच्छी तरह से समझानी पड़ेगी, क्योंकि क्या होता है कि पेरेंट्स डर जाते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि मेरी बच्चे की हड्डियां, हम लोग तो समझाते ही है कि आपके बच्चे की हड्डी कमजोर हो सकती है, ऐसा है। तो वो ऐसा सोचते हैं कि अगर बाहर खेलने में भेज दूंगा तो फिर मतलब होगा क्या कि वो गिर जाएगा, उसको फ्रैक्चर वेक्चर हो जाएगा, और ऐसे बच्चों में चांसेस ज्यादा रहते हैं। लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि अगर बच्चा वो कॉम्प्लिकेशन से ही घर पे बैठा रहेगा कमजोर होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी से खून की मात्रा हड्डियों में बढ़ना शुरू हो जाती है, हड्डियां ज्यादा मजबूत होती है। तो इस वजह से हम लोग उनको एंकरेज करना चाहिए कि एज वो ज्यादा एक्टिविटी में भेजे उनको, वो डरे नहीं कि फ्रैक्चर हो जाएगा ये हो जाएगा। अगर वो एक्टिविटी करते रहेंगे तो उनकी हड्डियां नॉर्मल रहेगी, थोड़ी मजबूत रहेगी और फ्रैक्चर सहन करने लायक हो जाएगी। इस कारण से हम लोग को सामने से उनको एंकरेज करना चाहिए कि उनके बच्चों को खेलने भेजिए, डरिए मत, क्योंकि वो फ्रैक्चर नहीं, उससे उनके हड्डियां और स्ट्रांग हो जाएगी। सर अगर मुझे ये बोन मिनरल डेंसिटी मेंटेन करना है तो मैं क्या करना चाहिए मेरे बच्चों को इसके लिए। थैलेसेमिक पेशेंट्स में एनुअल बीएमडी मतलब एनुअल बोन मिनरल डेंसिटी जो डेक्सा स्कैन से मापी जाती है, जानी जाती है, वो एनुअली हर साल में एक बार करवा दीजिए जरूर। दूसरा, अगर हड्डियों की नॉर्मल स्ट्रक्चर माइक्रो आर्किटेक्चर मेंटेन करना हो तो मेरे हिसाब से उनको फिजिकल एक्टिविटी के लिए एंकरेज कीजिए। जितनी फिजिकल एक्टिविटी वो एंकरेज होगी, जितनी फिजिकल एक्टिविटी वो करेंगे, उनकी हड्डियां इतनी ही मजबूत रहेगी, हड्डियां इतनी ही लॉन्गर टाइम के लिए सस्टेन अच्छी तरह से रहेगी। तीसरा, ऐसे यंगस्टर्स, बच्चे तो नहीं स्मोकिंग करते, लेकिन यंगस्टर्स टीनेजर्स जो स्मोकिंग करते हैं, दैट इज वेरी इंजरियस फॉर थैलेसेमिक पेशेंट। उनमें क्या होता है कि वो हड्डियां जल्दी कमजोर होना शुरू हो जाती है। चौथी बात जो है वो है कि आयन चिलेशन, जो आप लोग रेगुलरली आयन चिलेशन, जो आयन बाहर निकलना होता है, मैंने आपको पहले बोला कि वो आयन जो अगर इकट्ठा हो गया हड्डियों में तो वो उसको मल्टीपल लेवल पे वो कमजोर करना शुरू कर देगी। तो आयन चिलेशन में बहुत ध्यान रखना चाहिए। पांचवी बात यह है कि देखा जाए तो कैल्शियम और विटामिन डी का सप्लीमेंट देते रहना चाहिए, ताकि उसकी नॉर्मल बोन मिनरल डेंसिटी अच्छी रहे, नॉर्मल रहे और ज्यादा टाइम तक मतलब मेंटेन रहे। इस कारण से छठी बात यह है कि ये सब चीजें जो हड्डियों बनने में, बोन मिनरल डेंसिटी जो मेजर करने में, जो उसको नॉर्मल रखने में जो सारे हार्मोन्स जो काम आते हैं, कैल्सिटोनिन है, पैराथायराइड हार्मोन है,
थायराइड हार्मोन है, डायबिटीज मेलाइटस, ये सब की जांच रेगुलर नहीं होनी चाहिए। पहली बार अगर ऐसा हो कि थोड़ा भी एबनॉर्मल लग रहा है तो उस हिसाब से उसकी दवाइयाँ शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें अगर अनडायग्नोस रहेगी तो वो काफी बोन मिनरल डेंसिटी पे अफेक्ट करेगा। सर आपने बोला एनुअली डेक्सा स्कैन करना चाहिए। अगर मैंने डेक्सा स्कैन किया और उसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हो गई या बोन मिनरल डेंसिटी लॉस है, तो फिर उसका ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, पहली बात, अगर बहुत कम आ रहा है, मतलब हम थोड़ा कम होगा तो उसको ऑस्टियोपेनिया बोलेंगे हमारी भाषा में, बहुत कम हो गया तो ऑस्टियोपोरोसिस बोलेंगे। अगर ऑस्टियोपोरोसिस ऑलरेडी हो चुका है, देयर इज -2.5 स्टैंडर्ड डिविएशन, नॉर्मल डिविएशन पे 2.5 कम हो गया, मतलब इतना कम हो गया, तो हम लोग को उसकी ट्रीटमेंट शुरू करनी पड़ेगी। पहले ट्रीटमेंट कैल्शियम और विटामिन डी, जो मैंने बोला, वो साइड बाय साइड चालू करनी ही है। दूसरे काफी ड्रग्स आते हैं, काफी दवाइयाँ आती है ऐसी जो अपनी बोन की ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी, मतलब हड्डियां तोड़ने जो एक्टिविटी होती है वो कम करती है। जैसे बिसफॉस्फोनेट्स बोलते हैं, बिसफॉस्फोनेट्स में काफी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन ऐसे दवाई आती है। एलेंड्रोनेट जो हर दिन लेनी पड़ती है, जोलेंड्रोनेट जो ड्रग आती है वो साल में एक बार लेना पड़ता है। ऐसी काफी दवाइयाँ आती है। एलेंड्रोनेट जो चीज है वो मुंह से ले सकते हैं, पर ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी सब दवाइयाँ है, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन बिसफॉस्फोनेट्स, वो उनको आईवी फॉर्म में ही लेना पड़ेगा। वो मतलब इंट्रावेनस उनको बाटला, जो नॉर्मल जो बोलते हैं, बोतल चढ़ानी ही पड़ेगी, तभी वो सब हो पाएगा, और वो डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में ही करना चाहिए। दूसरी चीज सर, और इसके अलावा एक आता है एनाबॉलिक जो एजेंट होता है, टेरिपेरेटाइड हम लोग सब क्यूटेनियसली हर रोज दे सकते हैं, 1 साल तक देना चाहिए, ऐसा है उसमें। ये सब चीजें हम लोग, लेकिन साइड बाय साइड कैल्शियम और विटामिन डी का सप्लीमेंट तो होना ही चाहिए इसमें। सर चैट बॉक्स में क्वेश्चन है कि क्या फिजियोथेरेपी सेशंस जो हम करते हैं वो हेल्प करेगा बोन मिनरल डेंसिटी मेंटेन करने में? फिजियोथेरेपी करवाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल एक्टिविटी, डे टू डे एक्टिविटी रहेगी तो भी बहुत फायदा है। अगर वो बच्चा एंकरेज नहीं हो रहा है बाहर जाने के लिए, क्योंकि थैलेसेमिक पेशेंट में काफी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, अगर वो कॉम्प्लिकेशंस रहेगा तो बच्चा, बट ऑब्वियसली इतना छोटा बच्चा समझ नहीं पाएगा खेलना कूदना, वो सब, वो ऐसे भी डर जाएगा। हर 20 दिन में बोतल चढ़ानी पड़ती है खून की, हर 20 दिन में इतनी दवाई लेनी पड़ती है, तो वैसे भी डर जाएगा। तो अगर वो बच्चा नहीं मान रहा है तो फिजियोथेरेपी इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन फॉर सच पेशेंट्स जो मतलब जो मान नहीं रहे हैं और जो अपनी रूटीन बोन मिनरल डेंसिटी मेंटेन करना चाहते हैं। फिजियोथेरेपी इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। थैंक यू सर, अभी हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए। सर अभी हमने रिसेंटली, मतलब कल ही हमने इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे मनाया। हमारा सेशन कल ही होने वाला था लेकिन फॉर सम रीजंस नहीं हो पाया। आपका क्या मैसेज है फॉर द थैलेसीमिक वॉरियर्स जो मतलब हर 21 दिन में ब्लड ले रहे हैं एंड दे आर फाइटिंग एवरी डे विद द सेम थिंग अगेन एंड अगेन? देखो, कल ही आपका मैंने साइकोलॉजी वाला सेशन पढ़ा था डॉक्टर ध्रुव परमार के साथ, उनके साथ जो है वो पहली चीज कि बच्चे तो समझने वाले हैं नहीं, वो तो डरने ही वाले हैं, क्योंकि हर 21 दिन में ब्लड चढ़ाना बहुत बड़ी बात है और वो बात समझने की बहुत बड़ी जरूरत है। लेकिन उनके पेरेंट्स को एंकरेज करना चाहिए कि इसको थोड़ा, इतना डरने के माहौल नहीं है। देयर आर मेनी वेज, देयर आर मेनी थिंग्स विच वी कैन डू, और उस हिसाब से उसको थोड़े रूटीन वे में थोड़ा मेंटेन करना चाहिए। दूसरी फिजिकल एक्टिविटी है, मैंने जैसे बोला वैसे, और मेन थिंग बोन मिनरल डेंसिटी जो मेंटेन होनी चाहिए। मैंने जो पॉइंट बोले कि फिजिकल एक्टिविटी, डेक्सा स्कैन करवाइए, मतलब सारी चीजें उपलब्ध है इंडिया में, तो वो सब चीजें का हम लोग को सही तरह से उपयोग करेंगे तो ये काफी आसान हो जाएगा पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए, उनकी फ्यूचर लाइफ के लिए, और ये सब बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस कम कर सकता है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। मतलब आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया एंड आई एम वेरी होपफुल कि हम लोग जो कर रहे हैं, जो मैसेज हम पहुंचाना चाह रहे हैं, वो शायद सब तक पहुंचे। थैंक यू सो मच सर।